नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं नीरज और आज एक बहुत नई थीम पे हम लोग बातचीत करेंगे और वो थीम है टूरिज्म की। जो घूमने फिरने का पूरा बिजनेस है, ट्रैवल टूरिज्म का, उस पर किस तरीके से आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर है जो स्पेशली कोविड के बाद से बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और बहुत बड़ा है ये। और जिस तरह से इंडियन मिडिल क्लास का साइज़ बड़ा होता जा रहा है, उससे इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ती हुई जा रही हैं। और ये सेक्टर भी काफ़ी विस्तृत है। इसमें पर से तो कोई कंपनी आप ढूंढेंगे तो आपको 2 ही 4 मिलेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड इस पूरे सेक्टर को जो कवर करती हैं, जिसमें टेंजिबल इम्पैक्ट होता है, वो बहुत बड़ी संख्या है। तो इसको कैसे प्ले किया जाए कि टूरिज़्म में आपको लेना है तो आप कैसे इसको करें, तो ये मदद की है टाटा ग्रुप ने। एक नया फंड लेके आए हैं, वो टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड, और इस फंड के जरिए इस पूरी थीम को प्ले किया जा सकता है। कैसी है ये फंड, क्या इसके कॉन्टोर्स हैं, किस तरीके से इसमें निवेश बढ़ेगा आगे, और वैल्यू क्रिएशन का फार्मूला क्या, और सबसे बड़ी चीज़ इसका प्रीमाइस क्या है, इस सब पे डिटेल में बातचीत करेंगे। मेरे साथ टाटा एएमसी के आनंद वरदराजन जी हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ फ़ायदेमंद फंड में। तो चूँकि बिल्कुल नए तरीके की ये चीज़ है और एक बड़ी कॉम्प्रहेंसिव, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थीम है ये इंडिया के लिहाज से, तो हम लोग समझना चाहते हैं आपसे कि ये जो फंड है ये किस तरीके का फंड है, क्या है, हमें बिल्कुल बेसिक से विस्तार से बताइए। देखिए, ये इंडिया का सबसे पहला टूरिज्म पैसिव टूरिज्म फंड है जो हमने लॉन्च किया पिछले महीने। इसमें आपने जैसे सटीक कहा कि जो टूरिज्म जो इंडेक्स है उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनियां आती हैं। आप मिसाल के तौर पे अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग की आवश्यकता होती है। बहुत सारे बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग कंपनीज जो हैं आज लिस्टेड स्पेस में है। फिर ट्रैवल टूरिज्म में लगेज मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। उसके बाद एयरलाइन कंपनीज आती हैं या रेलवेज आती हैं। उसके बाद होटल इंडस्ट्रीज आती हैं, होटल कंपनीज, एंड एयरपोर्ट्स मैंने बताना मिस कर दिया था, तो एयरपोर्ट्स आती हैं। फिर यू विल फाइंड QSR जो कंपनीज हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की जहाँ पे रहती है। तो फिर यू विल फाइंड दैट ये टूरिज्म सेक्टर के अंदर ये सारी कंपनियां बेनिफिट होती हैं, क्योंकि ये सारे वो वैल्यू चेन के दायरे में आते हैं और पूरे इंडस्ट्री को उसका लाभ मिलता है। तो हमारा इंडेक्स में जो है आप देखेंगे कि ये सारे टाइप के कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। चाहे वो एविएशन हो, चाहे बैगेज कंपनीज हो, चाहे एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर जैसे एयरपोर्ट्स जो लिस्टेड स्पेस में हैं, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके जो कंपनीज हो, ये सारे आपको मिल जाएंगे। होटल कंपनीज हो, ये सारे आपको मिलेंगे, जिसके चलते आप पूरे टूरिज्म में जो भारत में पिछले 10 साल में आप देखेंगे जितनी बढ़त हुई है मार्केट की ही नहीं है। एंड जैसा कि आपने कहा कि कोविड के बाद एक पेंट अप डिमांड था, रिवेंज ट्रैवल जिसको हम कह रहे थे, वो होने के काफी बाद भी आप देखेंगे कि सबका मानना था कि वो रिवेंज ट्रैवल के बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट उसके बाद भी आप देखेंगे ये सेक्टर में बहुत टाइम से तेजी आई है उसके बाद भी। तो ये जो है बहुत बड़ा चेंज है, और इसका इसीलिए हो रहा है ये चेंज बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम जो है ग्रो हो गया। और डिस्पोजेबल इनकम आप 2 तरह से निवेश कर सकते हैं, या तो आप निवेश करेंगे या उसको खर्च करेंगे। और खर्च करेंगे तो फिर वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस में जो है टूरिज्म बहुत बड़ा एक कैटेगरी हो जाता है जिसके अंदर आप उसको खर्च करें। एंड इसीलिए हमारा मानना है कि ये बहुत बड़ा कैटेगरी जो आपको आपके पोर्टफोलियो में आप कंसिडर कर सकते हैं बाय प्लेइंग इट थ्रू पैसिव्स। जी, तो आनंद, ये जो जब आप लोगों ने प्लान किया होगा कि चलो इस तरह एक फंड लॉन्च करते हैं इंडेक्स से रिलेट करके, तो क्या इसको ये मानना चाहिए कि ये इकोनॉमी का मिरर करेगा? क्योंकि इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि अगर एक आदमी घर से निकला टूर करने के लिए तो उसको फिर, मतलब मैं तो कहता हूँ जीन्स कंपनियां भी या कार्गो कंपनियां भी इसमें आएंगी, क्योंकि आदमी उस ट्रैवल के लिए कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा,
फिनटेक लेगा, उससे पेमेंट बहुत सारी चीज़ें करेगा। तो इसको मिरर कैसे करते हैं आप इस ग्रोथ को, क्योंकि तो बहुत ही बड़ा सेक्टर, मतलब क्या क्या शामिल कर, इसलिए अच्छा क्या आपने इंडेक्स मिरर किया, इसको ग्रोथ को कैसे मिरर करेंगे? देखिए, आपका सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया कि इसको मिरर कैसे करें। हमारा ये मानना है कि जब भी आप कोई थीम थीम लेते हैं ऐसा, आपने एक चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि वो सेक्टर या वो थीम जो है टेल विंडेड है कि हेड विंडेड है। मतलब उसे अगर गवर्नमेंट का या किसी भी इंडस्ट्री का अगर सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर आगे जाके वो सेक्टर या कैटेगरी अच्छा करने का आसार अच्छा नतीजे देने का आसार रहता है। इसके चलते हम, अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछले 8-10 साल में जो हुआ है, आप देखिए कि गवर्नमेंट का एक उड़ान स्कीम था, जिसमें 2014 में करीब 74 एयरपोर्ट्स थे हमारे पास, पैन पैन इंडिया। आज उड़ान स्कीम का ये लक्ष्य था कि हम टियर 3 टियर 4 सिटीज में हम एयरपोर्ट्स बिल्ड करेंगे एंड एयर कनेक्टिविटी देंगे। वो 74 एयरपोर्ट्स चल के आज 148 हो चुका है, मतलब डबल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। गवर्नमेंट का एक और स्कीम था, प्रसाद स्कीम, जो पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए बढ़त देने के लिए प्रसाद स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। आप देखेंगे उसके भी काफी फायदे हुए हैं, जहाँ पे ईज ऑफ ट्रैवल, उनका रहना, रहन सहन, खान पान, सबका अच्छा प्रबंध है, जिसके चलते पिलग्रिमेज टूरिज्म आज काफी पॉपुलर हो गया एंड पॉसिबल हो गया, बिकॉज फार फ्लंग प्लेसेस जहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद हम अगर देखें कि ये सब सुविधाओं के वजह से आप देखेंगे कि इसको भी काफी फायदा हुआ है। प्लस आप देखेंगे कि ये सब टेलविंड जो है टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत यूजफुल है। प्लस द फैक्ट दैट, जैसे कि आपने कहा, इकोनॉमी खुल गई है, अर्निंग्स बढ़ गए हैं, सबके इनकम लेवल्स शूट हुए हैं, इसके चलते हम देख रहे हैं कि इसको नेचुरल बेनिफिट भी है। सिक्लिकलिटी ये बिजनेस में है, आपका सवाल सटीक है कि इसमें सिक्लिकलिटी रहता है कि नहीं। बट अगर आप मानते हैं कि हम अप साइकिल में हैं, अगर आप मानते हैं कि ये सब टेलविंड्स जो हैं ये सेक्टर के लिए बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है, और अगर आपका मानना है कि ये स्पोरेडिक नहीं है, जैसे हमने कहा था, रिवेंज ट्रैवल नहीं है, ये सस्टेनेबल है, तो फिर ये इसमें बने रहना लंबे अरसे के लिए फायदेमंद रह सकता है। ओके आनंद, इसको सेक्टोरल फंड के ब्रैकेट में रखना चाहिए? बिल्कुल। तो उसके उसके अपने नफ़े नुकसान है, क्योंकि सेक्टोरल फंड में रिस्क भी होता है। तो एक शब्द अभी आपने यूज़ किया कि अप ट्रेंड में है साइकिल, और रिवेंज टूरिज्म जो था वो एक्चुअली नॉर्मलाइज हो गया, वो रिवेंज जो है अब नॉर्मल हो गया, मतलब परमानेंट लोग रिवेंज ही ले रहे हैं। तो आप लोग डेफिनेटली स्टडी करते होंगे कि जो लोग टूर एंड ट्रैवल के लिए निकलते हैं उसका पैटर्न क्या होता है, कि जैसे अभी बहुत कम लोग करते हैं हिंदुस्तान में, कि ये कल्चर भी बड़े शहरों तक ही सीमित है, क्योंकि छोटे शहरों में तो अभी तो इतना ज़्यादा नहीं पहुंचा है। तो वो जो पैटर्न बनता है वो कैसे आप लोग एसेस करते हैं, क्योंकि आप तो दिन भर उसको मिरर करेंगे कि साहब ये कंपनियां चलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पैटर्न की स्टडी होनी चाहिए टूरिज्म सेक्टर की। कैसे करते हैं आप वो, और क्या निष्कर्ष क्या निकलता है उसका? तो देखिए, आप ये भी बहुत डीप सवाल है ये आपका। आप पहले देखेंगे तो ब्रॉडली टूरिज्म यूज्ड टू बी वेरी सिक्लिकल, सीजनल भी रहता था, इन द सेंस दैट गर्मियों के टाइम पे, गर्मियों की छुट्टी के टाइम पे एक ट्रैवल का एक बर्स्ट रहेगा, और एक अराउंड दिसंबर जनवरी एक और छोटा ट्रैवल का बर्स्ट रहेगा। बट आप आज के तारीख में अगर आप देखेंगे तो वीकेंड गेटअवेज आ चुके हैं, होटल्स आप देखेंगे ऑफर्स उनका बना हुआ रहता है, स्टेकेशंस, वर्केशंस, वर्क अवे फ्रॉम होम, जो वीकेंड गेटअवेज हैं, क्योंकि रोड की सुविधा अभी बहुत अच्छी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अच्छी है, आप एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंच सकते हैं, यू आर एबल टू रीच देयर स्विफ्टली, सेफली एंड क्विकली।
इसके चलते हमें ट्रैवल मतलब ये बहुत दूर दूर जाना, एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल टाइम जो है जो पहले स्पेंड करते थे, ट्रेन कनेक्टिविटी ये सब जो फास्ट ट्रेन जो आ गई है, वंदे भारत एक्सेट्रा, आप देखेंगे ये पूरा सेक्टर जो है इसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ आ चुकी हैं। लोलापलूजा इफेक्ट जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें एक साथ जब आ जाती हैं तो इट बिकम्स ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं एक साथ अभी आते हुए। जैसा कि मैंने कहा, अगर लोकल ट्रैवल करना है किसी को वीकेंड पे, वीकेंड गेट अवे पे, तो किसी ने तुरंत प्लान बनाया एंड दे जस्ट ड्राइव डाउन because road connectivity is very good, road infrastructure is getting better, ये सब से भी बढ़त मिलता है। तो वो जो सीजनैलिटी था कि गर्मियों की छुट्टी और सर्दियों की छुट्टी has now become almost throughout the year kind of a phenomenon, जो बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है फ्रॉम द पास्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड बात आपका है। ये भी ऑब्जर्वेशन आपका करेक्ट है कि ये शायद थोड़ा अर्बन फिनोमिनन ज्यादा है, बट रूरल में शायद इतना स्ट्रॉन्ग प्ले नहीं रहेगा। बट आई थिंक इफ यू वर टू थिंक अबाउट इट, ये डेफिनेटली आज की तारीख में हो रहा है। नहीं आनंद जी, बिल्कुल ये बात आपकी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें मुझे आप और समझाइएगा। मुझे एक लगता है कि जो कोविड के बाद हम लोगों के कामकाज की स्टाइल चेंज हुई ना, कि आपने से कहा खाली गर्मी की छुट्टी में या विंटर वेकेशन में घूमने है, वो बदल गया। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल होने लगा है, बिजनेस ट्रैवल बहुत होता है, वर्क फ्रॉम होम या काम के तरीके बदल गए हैं। तो आदमी को लिबर्टी है कि वो कहीं से भी काम कर सकता है। अब ठीक है, बहुत सारे दफ्तर वाले बुला रहे हैं कि ऑफिस आओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वर्क कल्चर से चेंज हुए हैं। तो वो भी एक बड़ा इनेबलर है इस सेक्टर, एक सेगमेंट के लिए। तो जैसे आपने कहा कि अब टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत बढ़ गया है ना, बहुत सारे मंदिर बन गए, बहुत सारे टूरिज्म आ गया, मेडिकल टूरिज्म आ मेडिकल गया, टूरिज्म हो लीजर गया। बिजनेस ट्रैवल आ गया। तो सारे जो डिफरेंट ट्रैवल में ही आपके काफी टाइप के ट्रैवल्स हैं, और ये सारे ट्रैवल के मोड्स नीड्स खुल गए हैं। किसी को मेडिकल टूरिज्म चाहिए, किसी को पिलग्रिमेज टूरिज्म, किसी को बिजनेस ट्रैवल काफी बढ़ गया है। यू आर सीइंग एयरपोर्ट्स खचाखच भरे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बिजी रहते हैं एयरपोर्ट्स। एंड लीजर ट्रैवल जिसके लिए मैंने आपको सिक्लिकलिटी की बात करी थी, वो भी काफी बढ़ गया। ओके आनंद, थोड़ा इंडेक्स के बारे में बताइए। क्या ये इंडेक्स इस पूरी थीम को, जो कि बहुत बड़ी थीम है, कैप्चर कर रहा हो? कितने उसमें है और किस किस सेक्टर से रिप्रेजेंटेशन है उसमें? देखिए, इंडेक्स के बारे में बात करें तो इंडेक्स में जो जो लिमिट है वो 30 स्टॉक तक हो सकता है एट एनी पॉइंट इन टाइम। कोई भी सिंगल स्टॉक में 20% का जो सीमा रहता है, 20% के ऊपर जा नहीं सकता है कोई सिंगल स्टॉक। आज के तारीख में हम जब इंडेक्स शुरू कर रहे हैं तो उसमें करीब 17 स्टॉक्स रहेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि airport services maybe would be 10%, hotels will be about 30-32%, QSR will be some similar number, aviation will be say 20%, baggage जो लगेज वाली जो कंपनी है, सफारी हो, VIP हो, ऐसे उसका 3% का वेटेज है। जो बुकिंग है उनका करीब 10% वेट है, 16% वेट है। सो हर एक सेक्टर वाइज जो एंटायर वैल्यू चेन मैंने एट द स्टार्ट कहा था, उसमें ये ब्रॉड वेट्स हैं। और ये इंडेक्स अभी शुरू हो रहा है 17 स्टॉक से, बट हमारा मानना है कि ये सेक्टर अभी ग्रो हो रहा है। इसमें बहुत सारे कंपनीज पब्लिक होंगे अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन, और ये आगे जाके और भी ज्यादा वाइब्रेंट हो जाएगा। और अगर एक मुद्दे की बात मैं आपको बताऊं कि दो तीन इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है सर्विसेज में। आप देखेंगे आईटी सर्विसेज जो है सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है। पिछले साल करीब $187 बिलियन का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। टूरिज्म वाज $212 बिलियन। और आईटी सर्विसेज आप देखेंगे कितने स्टॉक्स निफ्टी में शामिल हैं, whereas टूरिज्म आप देखेंगे कि एक भी स्टॉक अभी तक निफ्टी 50 तक पहुंचा नहीं है। निफ्टी 50 के कगार में एक कुछ कंपनीज खड़े हैं, बट अभी तक निफ्टी 50 में एंट्री हुआ नहीं है।
तो अगर इतना बड़ा सेक्टर है, इतना उसका टेलविंड है, इतना अगर उसका स्प्रेड है, और अगर अभी तक लार्ज कैप स्टॉक उसमें से एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, मतलब निफ्टी 50 के अंदर, तो आप सोचिए फिर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सेक्टोरल और कुछ इनसाइट को समझेंगे कि वाकई इस सेक्टर को फ्यूल कहाँ से मिलेगा, ग्रो कैसे करेगा, ये सेक्टर इतना बड़ा होगा जिससे इस पे पैसा बन सके। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम बातचीत करें टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड के बारे में। ये बिल्कुल एक नए तरीके का एग्रेसिव फंड है। क्या है इसकी थीम, इसको समझते हैं आज। क्या इसमें एक दिक्कत आप लोगों को ये आती है कि सेक्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन है, कुछ कंपनियां ही हैं जो एक एक सेक्टर में, एक एक पॉकेट में रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे एविएशन में एक कंपनी रादर आप मानिए कि जो लीडर है। मान लीजिए बुकिंग में है तो उसमें भी एक ही दो कंपनी है जो सेक्टर को लीड कर रही हैं। तो क्या किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में आप लोगों को ये लगता है कि सेक्टर तो बहुत बड़ा है इसमें, लेकिन कंपनियां उतनी ज़्यादा नहीं हैं चूज़ करने के लिए या शामिल करने के लिए जो बढ़िया हमें रिटर्न दे सकें? ये समस्या है क्या इसमें? सेक्टर इज़ वेरी लार्ज, नो डाउट। बिल्कुल, तो हमारा जैसे कि हमने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिंग में जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है इन्वेस्टर को, कि ये नहीं देखना होता है कि पैसा कहाँ गया है। पैसे तभी बनते हैं जब आपको देखना है कि पैसा कहाँ जा रहा है या कहाँ जाएगा। where the puck will be, not where the puck has been. और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आपको ये जो मैंने पहले कहा कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, ट्रैवल जो है उसका बहुत अहम हिस्सा होते चले जा रहा है, तो अगर ये आप ये इसको मानते हैं और आप मानते हैं कि सेक्टर टेल विंडेड है, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, तो फिर ये बहुत इजी है कि ये सेक्टर आगे जाके अच्छा करेगा। बट उसी समय आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर इतने ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है उसमें और प्लेयर्स लिस्ट होंगे, ये सेक्टर और बड़ा होएगा इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन इक्विटी मार्केट्स। तो द सेकेंड बेस्ट वे टू प्ले इज थ्रू अ पैसिव फंड। अगर आपको पहला वाला मौका मिल नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ जैसे आपने कहा, तो द बेस्ट वे टू देन लुक एट इट इज पैसिव के थ्रू आप इसको पार्टिसिपेट करें। एंड इसीलिए हमने एक पैसिव इंडेक्स फंड इसको बनाया, ताकि कौन जीत रहा है या कौन बड़ा होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये सेक्टर या थीम में अगर आपको स्ट्रेंथ दिखता है, तो देन आप व्हाट विच कंपनी विंस मैटर्स लेस। आप सेक्टर में हैं कि नहीं मैटर्स मोर। सेक्टर में है कि नहीं ये ज़्यादा मैटर करता है। तो किस तरह के प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड में आना चाहिए, और क्या उनको अपना होराइजन बना के रखना चाहिए इसमें? देखिए, इक्विटी एनीवे इज हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केट्स इन द लास्ट 2-3 साल में हम मार्केट वी कैन नॉट से मार्केट्स आर चीप, बट एट द सेम टाइम अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मेरा ये मानना है कि आपको लंबे अरसे तक लंबे टाइम होराइजन के साथ आना चाहिए। एटलीस्ट 4 से 5 साल इसको समय देना पड़ेगा, बिकॉज तब जाके आप पूरा वो साइकिल जो है, जो अप साइकिल जो हमने बात करी थी, अगर आप बिलीव करते हैं दैट ये अप साइकिल प्ले आउट होएगा ओवर द नेक्स्ट 4-5-6 ईयर्स, देन आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। शॉर्टर टर्म में समथिंग विच आई वुड सजेस्ट दैट ये एग्रेसिव फंड है, और शॉर्टर टर्म में टाइम होराइजन के साथ ये फंड में नहीं आना चाहिए। अगर आप लंबे अरसे तक बने रहें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आनंद जी, एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैंने एक स्टडी रीड करी थी जिसमें हमने चर्चा भी की थी। प्राइस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मिडिल क्लास पे एक स्टडी की। तो उनका ये मानना था कि 2032 तक इस देश में मिडिल क्लास लगभग 48 करोड़ होगा, और वो उसकी जो मिडिल क्लास की जो डेफिनेशन है इनकम वाइज, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और यही आपका टारगेट ऑडियंस है। टारगेट ऑडियंस इन द सेंस कि जो कंपनीज है उनका टारगेट ऑडियंस है ये।
क्योंकि वहीं से Yeah. सबसे बड़ी ग्रोथ आने वाली है। मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा टूर ट्रेवल करता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो प्रिमाइस है। इस प्रिमाइस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने देखा कि कोविड के बाद साइकोलॉजी बदली लोगों की, कंजम्पशन की तरफ ज़्यादा लोगों का दिमाग गया है। उनको लगता है कि बहुत बड़ी पैसे बचा के सेविंग करके कल हो ना हो पता नहीं, यू नेवर नो। तो इसलिए लोग घूमने फिरने में, महंगे मकान खरीदने में, महंगी गाड़ियाँ खरीदने में, कंजम्पशन पैटर्न बहुत तेज़ी से बदला है, जो आपके सेक्टर के लिए, जिस सेक्टर का ये फंड है उसके लिए बहुत ही बड़ी थीम बन सकती है। क्या ये कंसेप्ट या इस चीज़ को आप लोगों ने अपने इसमें समझा है और इसको भी बेस किया है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो होने वाली है? ये भी हमने मतलब इसके बारे में भी हमने बहुत डिबेट किया है। हमारा ये मानना है कि यू नो आप इफ यू वांट टू नो वेयर the middle class is going to spend tomorrow, observe where the rich are spending today. ये बहुत बड़ा इंसाइट है अगर आप देखेंगे कि जो आप, क्योंकि एस्पिरेशन लेवल बढ़ती है, जैसे इनकम बढ़ती है तो एस्पिरेशंस लेवल बढ़ जाती है, जिसके चलते आपको यही देखना है कि अगला बड़ा स्पेंड्स कहाँ पे आ सकता है। और अगर वहाँ पे अगर आप पहले जाके वो अपॉर्चुनिटीज ले लें, आप अगर वो पोजीशंस ले लें तो फिर आपको उसका बेनिफिट ज़रूर दिखेगा। हमारा ये मानना है कि आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है कि अगर मिडिल क्लास इतना बड़ा होने वाला है एंड ये अगर और ज़्यादा सैर करेंगे पर्यटन पे और इसका एम्फेसिस रहेगा, तो ये बड़ी बात है कि फिर जो सेक्टर्स टूरिज्म फेसिंग हैं, जो कंपनीज टूरिज्म फेसिंग हैं, उनको इसका बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। तो यू नो आपने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए एक्चुअली। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए जिस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न और हम लोगों की जनरेशन खर्च कर रही है, वो इसी तरीके के ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। और एक FMCG की स्टडी थी जिसमें बताया गया कि आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट एक्वायर करना बड़ी बात नहीं है, क्लाइंट के खर्चे बढ़ाना है या किस तरह को करें। अभी एक आदमी कोलगेट टूथपेस्ट दिन भर कर रहा है, अभी वो बोर हो चुका है, उसको उससे अपग्रेडेड चाहिए। तो वैसे ही मिडिल क्लास के लाइफ में ये टूरिज़्म ना एक फ्लेवर के तौर पे आ रहा है और उसको बहुत लोग कंज्यूम कर रहे हैं। आप 5 स्टार होटल की बुकिंग नहीं मिलेगी आपको, छोटे होटलों की मिल जाएगी, लेकिन आप किसी शहर में जाइए आपको 5 स्टार में शायद ही मिले, वो मिलेगा तो बहुत पैसे लगेंगे उसमें आपके। तो ये चेंजिंग पैटर्न है जो शायद इस फंड में कैप्चर हो रहा है। आनंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बहुत ही नए तरीके का फंड आप लेके आए हैं। तो ये बिल्कुल एक नई थीम पे है। नो डाउट वैल्यूएशन इसका महंगा दिखेगा आपको, क्योंकि जो इस सेक्टर की लीडिंग कंपनीज हैं वो महंगी हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ है, और ग्रोथ स्टॉक हमेशा थोड़े से वैल्यूएशन वाइज महंगे देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक नए तरीके का फंड, नई थीम, और जहाँ पे निवेशक अपना ध्यान दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये था इस हफ्ते का फायदेमंद फंड। नेक्स्ट वीक एक और नए फंड और एक और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। इस हफ्ते के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।